प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी विषय में अपनी क्लास नोट्स कॉपी से व्याकरण का पहला पाठ पढ़ाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक पाठ एक पढ़ें और चाहे तो 6 क्लास से 8th क्लास तक के सारे स्टूडेंट्स हिंदी व्याकरण की कॉपी भी बना लें, जिससे आगे भी उस नोट से पढ़ाई कर सकें। देखिए, व्याकरण पढ़ना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको व्याकरण का नॉलेज नहीं होता है तो वह व्यक्ति किसी भी भाषा का अच्छा नॉलेज नहीं कर पाता है। क्योंकि व्याकरण की परिभाषा ही यही होती है कि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी भाषा का अच्छा ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। चाहे हमें उस भाषा को लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे बोलना हो, अगर हमको व्याकरण का नॉलेज नहीं है तो उस भाषा को हम ना तो शुद्ध बोल सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं और ना तो लिख सकते हैं। इसलिए किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना जो है व्याकरण कहलाता है। इसलिए हमको व्याकरण का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और सबसे खास बात यह है कि व्याकरण कभी फेल नहीं होता है, अर्थात व्याकरण हर क्लास में चेंज नहीं होती, सिर्फ उसका विस्तार होता जाता है। यानी कि यदि जो नाउन की परिभाषा आप क्लास 2 में पढ़ेंगे वही 5th में पढ़ेंगे, वही 10th में पढ़ेंगे और वही इंटर में पढ़ेंगे। यानी कि नाउन्स की परिभाषा ये नहीं कि आपको क्लास 2 में कुछ और पढ़ाई जाएगी, इंटर में कुछ और पढ़ाई जाएगी और कक्षा 5 में कुछ और पढ़ाई जाएगी। यानी कि नाउन की परिभाषा अगर क्लास 2 में आप याद कर लिए हैं तो उसको आपको भविष्य में याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ग्रामर आप एक बार पढ़ोगे, कोई चीज एक बार पढ़ लोगे तो आपके लिए वो हमेशा के लिए फायदेमंद हो जाएगी। यानी कि जब भी आपको उसकी जरूरत लगेगी तब आप जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रामर कभी फेल नहीं होती है और ग्रामर का हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिससे हमेशा हमें उसकी फायदा मिल सके। देखिए, जो स्टूडेंट्स व्याकरण में कमजोर रह जाते हैं वही स्टूडेंट्स आगे चलकर किसी परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा व्याकरण ही पूछा जाता है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने आप को अभी से तैयार रखें, जिससे आगे भविष्य में उनके व्याकरण से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। तो इस समय सभी स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा ग्रामर का नॉलेज इकट्ठा करें, गणित के सूत्र याद करें। यानी कि इस समय ज्यादा वही चीजें पढ़ें जिनका भविष्य में हमें अच्छा लाभ मिले और उस विषय का अच्छा नॉलेज भी हो जाए। तो चलिए आज का पाठ देखते हैं। पाठ 1 व्याकरण का। इसको देखिए, क्लास 6 से लेकर के 8th तक सारे स्टूडेंट्स तैयार कर सकते हैं और नीची क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि क्लास 2 से लेकर के और 8th तक भी स्टूडेंट्स इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, पाठ 1 है भाषा और व्याकरण। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला रिक्त स्थान है कि बातचीत के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना जो है क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। अगर हम अपने विचारों को बातचीत के द्वारा किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और फिर देखिए, दूसरा पॉइंट है कि पुस्तक पढ़ना व पत्र लिखना किस भाषा का उदाहरण है? तो ये है लिखित भाषा का उदाहरण। यानी कि पुस्तक को पढ़ना या पत्र लिखना क्या जो है किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। यानी कि भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। कहीं कहीं पर हमें 3 रूपों में लिखी मिलती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन मुख्य रूप से इसके 2 ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिन रचनाओं में लोक रंजन होता है वह कहलाती हैं। तो देखिए, वह साहित्य कहलाती हैं। और उसके बाद फिर 4 नंबर है वर्णों की उत्पत्ति, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। किसमें विचार किया जाता है? तो देखिए, व्याकरण में विचार किया जाता है। वर्णों की उत्पत्ति, भेद और वर्णों का उच्चारण क्या है? तो इसका जो है किसमें विचार किया जाता है? तो व्याकरण में इसका विचार किया जाता है। तो ये हो जाएंगे रिक्त स्थान। अब बात करते हैं सही गलत की। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है सही गलत का। तो सही गलत का निशान लगाइए। तो देखिए, इसमें पहला सेंटेंस है कि भाषा के मुख्यतः 4 रूप होते हैं।
भाषा के मुख्यतः 4 रूप होते हैं। तो अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो इसका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा दोनों है। और उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है। तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा उर्दू नहीं, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना उर्दू में की थी। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना हिंदी में की थी। यानी कि महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना संस्कृत में की थी और गोस्वामी तुलसीदास ने उसका जो है अनुवाद किया था हिंदी भाषा में। तो तुलसीदास ने श्री रामचरित की रचना जो है हिंदी भाषा में की थी। तो इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। तो देखिए अभी हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉइंट सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। तो भाषा क्या हो जाएगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर अपने भावों और विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिपि की परिभाषा लिखिए। तो देखिए लिपि की परिभाषा हो जाएगी, देखिए मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्ह को लिपि कहते हैं। यानी कि हम भाषा को जिन संकेतों द्वारा लिखते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं वह चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। यानी कि हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि की क्या परिभाषा हो जाएगी कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्ह को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोली से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में का मतलब है कि यानी कि किसी विशेष स्थान में, जैसे हर स्थान की भाषा चेंज होती है, यानी कि उसकी लिमिट होती है, उस क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है, फिर अगले क्षेत्र में कोई दूसरी भाषा बोली जाती है, फिर कोई दूसरे क्षेत्र में कोई दूसरी भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। यानी कि हर क्षेत्र में बोली जो है वो चेंज होती है। जैसे देख लीजिए उदाहरण के रूप में कि जैसे ब्रज भाषा है, राजस्थानी भाषा है, खड़ी बोली है, मेवाड़ी है, कन्नौजी है, मारवाड़ी है, बुंदेली है, ये सभी क्या है, ये बोली हैं। तो इस प्रकार से सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने अंग होते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने अंग होते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने, समझने तथा बोलने की विधि सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने, समझने तथा बोलने की विधि सिखाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है। तो देखिए अब इसके अंग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो देखिए व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। तो देखिए इन सभी के बारे में मैं अगले जो लेसन है यानी कि जो अगले पार्ट हैं उनमें मैं इन सभी जो अंग हैं इनके बारे में एक पूरा चैप्टर लेकर के आऊंगा।
तो इसको मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं बताता हूँ, यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, इससे पूरा चैप्टर है। तो चैप्टर जब आएगा तब आप लोगों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो व्याकरण के 4 ये अंग हो जाएंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भाषाओं की लिपि लिखिए। देखिए कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपि लिखना है कि उनकी कौन कौन सी लिपि है। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषा है, तो देखिए संस्कृत की देवनागरी लिपि हो जाएगी, हिंदी की देवनागरी लिपि है, फिर मराठी की देवनागरी लिपि है, यानी कि इन तीनों भाषाओं की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। फिर देखिए आगे अंग्रेजी भाषा की जो है लिपि क्या है, रोमन है, और फिर उर्दू की फारसी है, और पंजाबी की गुरमुखी है। तो देखिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप सभी की समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।